इस सवाल को करते हैं, इस सवाल को करिएगा जरा, इस सवाल को सभी लोग करिएगा। ये स्क्वायर वेव है, इसका आपसे क्या पूछेगा, इसका आपसे एवरेज और आरएमएस वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो ट्राई करिए इस सवाल को करने का। एवरेज का फॉर्मूला क्या था, हम लोगों को याद होना चाहिए अब तक तो, आई एवरेज, इसकी वैल्यू क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आई आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, है ना। तो हम लोग को यही बताना है, ट्राई करिए तो जरा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली बात, एवरेज अगर वन साइकिल के लिए लिया जाए, वन साइकिल के लिए लिया जाए, है ना, एवरेज, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। मतलब वन साइकिल के लिए टोटल वैल्यू या आई की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे है। तो हाफ साइकिल के लिए देखते हैं, हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए बेटा आई की वैल्यू देखो कांस्टेंट है, आई नॉट के बराबर है, तो ए एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आई नॉट कांस्टेंट है बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से लेकर टी बाई 2 तक, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी 0 से लेकर टी बाई 2 तक। जब ये सिंप्लीफाई होगा बेटा तो कितना आ गया, आई नॉट, इधर आया टी बाई 2, नीचे भी आया टी बाई 2, सब कैंसिल आउट हो गया, यानी हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू आई नॉट के बराबर होगी। ठीक है, अगर आरएमएस की वैल्यू बात की जाए, आरएमएस, तो आई आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, यानी आई नॉट स्क्वायर, है ना। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेना है बेटा, अपने को dt लेना है, dt 0 से लेकर t तक कर दो, 0 से लेकर t तक, और यहां भी 0 से लेकर t तक dt। ट्राई करिए यहां तक, निकालिए, ट्राई करिए। ठीक है, ठीक है, तो आई आरएमएस कितना आ जाएगा बेटा, आई आरएमएस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहां से देखोगे तो आई नॉट स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, यानी आई आरएमएस आ जाएगा कितना, आई नॉट के बराबर। ठीक है, हाफ साइकिल के लिए भी लोगे उतना ही आएगा, फुल साइकिल के लिए भी उतना ही आएगा। समझ में आया ना। इस क्वेश्चन में आरएमएस वैल्यू आपको निकालना है। फंक्शन क्या है, आई इज इक्वल टू आई वन साइन ओमेगा टी प्लस आई टू कॉस ओमेगा टी, इसका आरएमएस वैल्यू निकालिए अब। तो कई बार अपने पास ए साइन थीटा बी कॉस थीटा अगर अपने को निकालना हो आई में, चलिए कैसे निकालेंगे इसको। एक करने का तरीका होता है बेटा, आपको बता रहा हूं, आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कांस्टेंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, है ना। यहां पे ए था, यहां बी था, इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आया ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, साइन थीटा प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। अब याद करो बेटा, हमारे पास एक रिलेशन था साइन ए प्लस बी के लिए, क्या था वो था अपने पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, था ना बेटा। तो देखो यहां साइन है, कॉस हो जाएगा, और यहां पे कॉस है तो साइन हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे सर ये आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। ये कितना आ गया, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर क्या आना चाहिए, कॉस के साथ साइन आना चाहिए, तो यहां पे बी ले लिया, यहां पे ये ले लिया, यहां पे इसे मैं अल्फा बोल दिया। ठीक है, तो कितना आया, यह आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे क्या आया साइन ऑफ, यहां आया साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अब अगर इतना समझ में आ गया है बेटा, इतना समझ में आ गया, तो ये क्या है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अल्फा अगर आपसे पूछा जाए तो टेन अल्फा को आप क्या बता सकते हैं, उसको बता सकते हैं बी अपॉन ए के बराबर,
समझ में आया क्या बेटा यहां तक? ये इसका प्रोसेस है, बाकी क्या सॉल्यूशन है वो बताता हूं फिर। समझ में आया क्या? आइए बेटा, याद करो आज हम लोगों ने क्लास में किया था कि I इज इक्वल टू, अगर आई नॉट साइन थीटा हो, साइन थीटा हो, तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना था? इसका आरएमएस वैल्यू कितना था? हम लोग जानते हैं इसका आरएमएस वैल्यू आई नॉट अपॉन रूट टू था, जो मैक्सिमम था अपॉन रूट टू था। तभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी किया था। कौन सा एग्जाम्पल किया था, याद है क्या? कि अगर जो वोल्टेज आ रहा अपने घर में वो 220 वोल्ट है, तो मैक्सिमम कितना होगा, ये हम लोग लिखे थे। चलिए, अब यहां से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को, अगर ये दोनों कंसेप्ट अपने को पता है तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना? अगर हम लोग इसका आरएमएस वैल्यू निकालें बेटा, आरएमएस वैल्यू निकालें, तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा? ये है इसके लिए क्या, आई नॉट, ये है आई नॉट। तो आरएमएस वैल्यू कितने होगी? आई नॉट अपॉन रूट टू के बराबर होगा, है ना? यानी कि आई आर एम एस यहां पर कितना लिख देंगे बेटा? आरएमएस यहां पर कितना लिख देंगे? आई नॉट की वैल्यू अपन जानते हैं अलग से, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, जानते हैं ना बेटा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू। तो ये आ जाएगा अपने लिए आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ I इज इक्वल टू, इफ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आई आर एम एस बताना है, आई आर एम एस बताना है। ठीक है, ट्राई करिए। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है ये सवाल। ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर है। आरएमएस का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर है। तो इसको आप एक बार एक्सपैंड करें और देखें, याद करें साइन स्क्वायर थीटा का मीन वैल्यू कितना होता है? इसका मीन वैल्यू कितना होता है? ऐसे मीन वैल्यू भी दिखाते हैं। तो इसका मीन वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। या आज हम लोग किए भी थे, नहीं तो वैसे भी आपको इंटीग्रेशन करो और मीन वैल्यू आपको दिख जाएगा। दूसरा, साइन थीटा का मीन वैल्यू कितना होता है? एवरेज वैल्यू। तो ये हम लोगों ने जान देखा था, 0 के बराबर होता है। इसी से रिलेटेड ये है सवाल, कैसे हुए? इसको आप खोल दो, एक्सपैंड कर दो, तो ये क्या आएगा? I1 स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस प्लस यहां पर कितना आया? 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 इंटू साइन ओमेगा टी। अच्छा, अगर मैं बोलूं मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कितना है, एवरेज वैल्यू कितना होता है, तो अपने को पता साइन थीटा का एवरेज वैल्यू 0 होता है और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है। आज हम लोगों ने बहुत सारे इस पे सवाल किए हैं। याद करो, साइन कर्व का एवरेज वैल्यू भी निकाला था 1 साइकिल के लिए, फिर उसका हाफ साइकिल के लिए भी निकाला था, साइन स्क्वायर के लिए भी निकाला। अच्छा, तो इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करें अगर, तो आई की वैल्यू कितनी आई बेटा? I1 स्क्वायर प्लस ये आया I2 स्क्वायर अपॉन हाफ, है ना, इंटू हाफ, यानी डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अगर हम लोग इसका, ये क्या है? आई नॉट है। अगर हम लोग आरएमएस निकाले बेटा, आरएमएस निकाले तो अंडर रूट इसका ले ले, अंडर रूट ले ले, तो ये कितना आ गया? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ, इस सवाल में क्या बोल रहा है बेटा? टाइम रिक्वायर for 50 hertz sinusoidal function alternating current to change its value from 0 to RMS value। RMS वैल्यू क्या होता है? I इज इक्वल टू, अपने पास कितना होता है? I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, होता है ये। अब I की वैल्यू अपन क्या जानते हैं बेटा? इसने बोला आरएमएस, आरएमएस क्या होता है? आई नॉट अपॉन रूट टू, मैक्सिमम अपॉन रूट टू इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। यानी कि यानी कि आप साइन थीटा कितना निकलेगा बेटा, निकालें।
हाँ, तो 1/√2 साइन ऑफ 45 डिग्री हो गया ये, तो साइन ऑफ π/4 इज 1/√2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। π/4 इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब ओमेगा को कितना लिख सकते हैं बेटा, अपने पास फ्रीक्वेंसी दिया, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 इंटू टाइम, तो पाई से पाई हट गया, टाइम की वैल्यू कितनी आई बेटा, टाइम की वैल्यू आई 1/400। 1/400। ऑप्शन में देखें बेटा, ऑप्शन में देखें बेटा, तो इसको हम लोग लिखे 1/4 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं। 1/4 को क्या लिख सकते हैं आप, 0.25 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁻³ लिख सकते हैं। यही हो जाएगा अपना आंसर। समझ में आया? इस सवाल को पढ़ो, कितना फनी सवाल है कि बोल रहा है एक जब 110 वोल्ट का डीसी हीटर यूज किया था AC source में, such that heat produced same as that of when it is connected to 110 volt DC in same time interval। बोल रहा हीट प्रोड्यूस सेम है, तो हम लोगों का जो बेसिक डेफिनेशन था करंट आरएमएस का, IRMS का, उसका डेफिनेशन याद कीजिए, उसने क्या लिखा था कि हीट प्रोड्यूस शुड बी सेम। तो अगर हीट प्रोड्यूस सेम है तो अपन बात कर सकते हैं क्या, IRMS और IRMS आई क्या बोलते हैं अपन ने, DC दोनों सेम ही है इस केस के लिए। इस केस के लिए तो हीट प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ RMS बराबर था किसके, हीट इन केस ऑफ DC सोर्स। अगर ये दोनों बात सही ही है और इसने बोला कि इतना ही वोल्ट आप यूज कर रहे हैं, यानी कि वोल्टेज आरएमएस भी किसके बराबर है, वोल्टेज आरएमएस किसके बराबर है, जो वोल्टेज डीसी आपने अप्लाइड किया है। क्योंकि क्योंकि हीट प्रोड्यूस क्या होता है, V²/R इनटू टाइम, टाइम सेम ही है, आर सेम ही है, तो VRMS VDC के बराबर है, यानी अपना आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। समझ में आया ना बेटा, तो मैं बता देता हूं। अपने पास सवाल में देखें क्या बोल रहा, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है 10 वोल्ट, मतलब E0 की वैल्यू है 10 वोल्ट। इट्स फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जब टाइम इतना हो तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताना है। अच्छा, तो E इज इक्वल टू E0 की वैल्यू 10 इंटू साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f, है ना, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी वो है अपने पास 50 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी 600 बोला है ना। तो आप देखें तो ये 100 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा तो ये चला जाएगा, यानी π/6, यानी E की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू साइन π/6। साइन π/6 कहने का क्या तात्पर्य है बेटा, पाई इज 180, 180/30, 60 इज 30, तो 180/6 इज 30, तो आप E इज इक्वल टू कितना बोल सकते हैं, 10 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी ये कितना आया, 5 वोल्ट। एंड दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? वापस से बता रहा हूं बेटा, सुनो, इज इक्वल टू ये वाला जो पहला कर्व देख रहे हैं वो कौन सा कर्व है, वो कर्व है अपने पास रेफरेंस कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिन से ये स्टार्ट हुआ है, तो ओरिजिन से अगर स्टार्ट हुआ है तो हम लोग इज इक्वल टू और साइन का फंक्शन E0 साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा कर्व देखें बेटा, तो दूसरा कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, बट सर थोड़ा और इसको पहले देखें, इसको पहले देखें, टी इज इक्वल टू 0 पे ये कर्व कहाँ था, तो टी इज इक्वल टू 0 पे अगर देखें, और 0 पे ये यहाँ पे हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, तो 0 पे सेम पॉइंट के लिए अगर आप वापस आए तो एक वेवलेंथ के पहले जाना पड़ता। मतलब देखें तो ये कर्व जब ओरिजिन पे पहुंच चुका है तो दूसरा वाला भी बहुत पीछे ही था, पीछे ही था, यानी ये लैग कर रहा। तो अगर लैग कर रहा तो उसका इक्वेशन क्या है, E0 साइन ओमेगा टी -5। 5 बोल रहा है क्या, कितना फेज से वो लैग कर रहा है, कितने एंगल से लैग कर रहा। अच्छा, आते हैं हम लोग तीसरे में बेटा, तीसरे में तीसरा वाला कर्व देखो, टी इज इक्वल टू 0 पे वो बता रहा है कि यहां पे था। अगर इसको आप प्रोजेक्ट, अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री पे है, तो इसको प्रोजेक्ट करो कि ये t इज इक्वल टू 0 पे इसका कर्व का बिगिनिंग कहां होगा। तो इसका कर्व का बिगिनिंग अगर आप देखें, इस कर्व का बिगिनिंग आप देखें, तो ये कर्व का बिगिनिंग अपन देखें तो ये कर्व का बिगिनिंग कहां था, t इज इक्वल टू 0 पे। अगर t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग चेक करें,
चेक करें तो इस कर्व का बिगनिंग यहां पे था। अब वापस से देखते हैं t इज इक्वल टू 0 पे थर्ड के लिए, वो क्या है, ई नॉट कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है। और कॉस थीटा साइन थीटा से क्या करता है बेटा, हमेशा लीड करता है, हमेशा लीड करता है, कॉस थीटा साइन थीटा से हमेशा लीड करता है। तो कितने से लीड करता है, 90 डिग्री, बट यहां पे हम लोगों ने इन जनरल लेने के लिए फाई ले लिया है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। ठीक है, तो लीड करने वाला कर्व कौन सा होता है और लैग करने वाला कर्व कौन सा होता है, इसको अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखें। ये अपने पास अगर रेफरेंस है, t इज इक्वल टू 0 पे हमेशा आप देखें, t इज इक्वल टू 0 पे अगर पार्टिकल का बिगनिंग, ये ओरिजिन वाला है y और x, अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा हो t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब ये क्या है कि कर्व अपना क्या हो रहा होगा, लैग कर रहा होगा, कर्व पीछे चल रहा होगा। अगर कर्व थोड़ा आगे से स्टार्ट कर रहा हो, मतलब ये यहां से कहीं से हो रहा हो, तो उस केस के लिए ये क्या करेंगे, ये क्या कर रहा, लीड कर रहा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखें, लीड मतलब क्या, फाई एंगल ज्यादा है, और लैग मतलब क्या, फाई एंगल से कम है। समझ में आया क्या। एसी वोल्टेज अप्लाइड, अप्लाइड इन इंडक्टर ही, चलो पहले करते हैं इन इंडक्टर, इंडक्टर। अच्छा, देखो बेटा, अपने पास इंडक्टर कैसा है, ये है अपने पास इंडक्टर, और यहां पर एक एसी सोर्स आपने लगा दिया। अच्छा, एसी सोर्स का मतलब E इज इक्वल टू कितना है, E इज इक्वल टू कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, ये इंडक्टर है अपने पास, ये इंडक्टर है अपने पास। अच्छा, अब क्या करेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को अपन चेक करते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास जो कि E है, किसके बराबर होगा, अपने को पता है ये होगा एल डी आई बाई डी टी विथ माइनस साइन, माइनस अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम लोग बस एल इज इक्वल टू, या फिर आप जब क्रिकऑफ का रूल लिखते हैं तो बराबर ही आ जाता, अपने को इतना पता है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत क्या, यहां नहीं तक सर। कोई दिक्कत, डी आई बाई डी टी लिखे तो क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर हम लोग डी आई बाई डी टी लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इसको ईएमएफ अपॉन एल लिख सकते हैं। अब ईएमएफ क्या है बेटा, वो देख ले, डी आई अपॉन डी टी, ईएमएफ अपने पास ई नॉट अपॉन एल इधर आया, यह आया साइन ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा, डी आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ई नॉट इंटू डिवाइडेड बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन, तो ये आया करंट इज इक्वल टू ई नॉट एल, साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है बेटा, साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो जाता है, और ओमेगा जो कि कांस्टेंट है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होकर क्या आ गया, ओमेगा इंटू एल आया, और ये आया कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो बेटा, ये ई नॉट अपॉन अपॉन ई नॉट अपॉन डब्ल्यू इंटू एल है, उसको क्या लिखेंगे, डब्ल्यू इंटू एल को हम एक्सएल लिखेंगे, है ना। इंडक्टिव रेसिस्टेंस है ये रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर है, तो एक्सएल क्या है, ये रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई, रेसिस्टेंस ऑफर बाई बाई इंडक्टर है। तो इसको आई को आप क्या लिख दें, आई को लिख देंगे आप ई नॉट अपॉन एक्सएल इंटू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और इसको क्या लिख दे बेटा, और इसको क्या लिख दे, एक्सएल है, और इसको क्या लिखते, इसको लिख सकते हैं हम लोग ई नॉट अपॉन, ई नॉट तो लिख ही चुके ना यार, आई नॉट कर देते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी दोनों में रिलेशन क्या है बेटा, कॉस को अपने को किस में लेकर आना है, साइन में लेकर आना है, तो आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ पाई ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ऑफ
पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा के बराबर, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आया। यानी कि बेटा करंट देखो क्या हो रहा है, करंट और इसमें कंपेयर करो। करंट वोल्टेज से क्या हो रहा? करंट वोल्टेज से लैग कर रहा। देयरफॉर आई विल लैग टू पोटेंशियल बाई कितना? पाई बाई टू से। आई विल लैग टू पोटेंशियल बाई कितना? पाई बाई टू से वो लैग करे। और हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, अगर ग्राफ बनाने का ट्राई करें हम लोग, अगर हम लोग ग्राफ बनाने का ट्राई करें, तो अगर ये करंट है अपना, करंट है, तो पोटेंशियल क्या होगा बेटा? पाई बाई टू से ज्यादा होगा। अगर पोटेंशियल करंट इधर है तो पाई बाई टू से ज्यादा, मतलब ये क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर है, कितना? 90 डिग्री से ज्यादा है। तो पोटेंशियल लीड करता है इंडक्टर में करंट से, है ना? तो इसको हम लोग चाहें तो इसको सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हैं कि पोटेंशियल विल लीड, पोटेंशियल विल लीड इन इंडक्टर। दोनों एक ही बात है, करंट लैग हो या पोटेंशियल लीड करे। समझ में आया? ठीक है क्या? चलिए एक बार और बता दे रहा हूं, एक बार और बता दे रहा हूं। ईएमएफ इज इक्वल टू अपने पास कितना है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, डी आई को अलग कर दिया तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी। डी आई इंटीग्रेट कर दिया साइन ओमेगा टी डी टी। जब इंटीग्रेट कर दिया तो ओमेगा वाला टर्म डिवाइड होकर आ गया, तो बचा क्या? माइनस आई नॉट, यहां माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। फिर आप उसको और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग ने निकाला आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस को अंदर लेकर गए। कॉपी हो गया क्या? बात करें अगर, तो एसी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, एसी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, तो अपने पास एक कैपेसिटर है, यहां पे एसी वोल्टेज लगा हुआ है। ठीक है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है, इसकी ईएमएफ दिस इज इक्वल टू ए नॉट, दिस इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब अपने पास Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है, यानी C इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा, तो Q अपने को पता है बेटा, अब Q पता है C, दिस इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, अगर ये पता अपने को तो करंट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? आई इज इक्वल टू अपन जानते हैं कितना होता है? डी क्यू अपॉन डी टी। तो डिवाइड कर दे, दिस इज इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन। डिफरेंशिएट करा, ओमेगा वाला टर्म क्या आएगा? बाहर आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू इंटू ओमेगा में कर देता हूं यहां पर, साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एप्सिलॉन ई नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा इंटू सी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये जो वन अपॉन कॉस वन अपॉन ओमेगा सी है, इसको हम लोग एक्स सी लिखते हैं। मतलब रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय, ये क्या है? रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के द्वारा लगाया गया रेसिस्टेंस है, यानी आई इज इक्वल टू, ये हो गया कितना बेटा? ई नॉट अपॉन एक्स सी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो आई इज इक्वल टू कितना आया? ई नॉट अपॉन एक्स सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम करंट ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब कॉस को साइन में कन्वर्ट करना, वहां पर माइनस कॉस था उसको साइन में हम लोग कन्वर्ट किए थे। यहां पर आई इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसको साइन में कन्वर्ट करना, तो आप क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यानी यहां पर देख रहे क्या, यहां पे देख रहे क्या, आई जो है वो क्या करेगा? वो लीड करेगा, लीड करेगा किसको? ईएमएफ को, कितने से? बाई पाई बाई टू। ठीक है, एक और चीज बेटा आपको ईएमआई में याद होना चाहिए, ईएमआई में याद होना चाहिए कि इंडक्टर जो था
उसको जब आप ग्रोथ इन करंट आप पढ़े होंगे तो टी इज इक्वल टू जीरो पे कितना रेसिस्टेंस देता था, करंट जीरो होता था, करंट जीरो होता था, करंट जीरो होता था, रेसिस्टेंस इनफाइनाइट दे देता था। तो करंट अगर जीरो हुआ तो पोटेंशियल से करंट तो लैग हुआ ना। अब याद करो कैपेसिटेंस के केस में जब t इज इक्वल टू जीरो था तो मैक्सिमम करंट था, इनफाइनाइट स्टेट पे जाकर कैपेसिटर की वैल्यू बंद हुई थी, कैपेसिटर फर्दर चार्ज नहीं हो पाया था, तो उसके लिए इनफाइनाइट स्टेट पे जाकर उसकी रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हुई थी, यानी स्टडी स्टेट पे जाकर, यानी t इज इक्वल टू जीरो पे वो पूरा का पूरा करंट को जाने दे रहा था, मतलब रेसिस्टेंस ऑफर्ड वो जीरो कर रहा था कैपेसिटेंस, बट इंडक्टर अपोजिट। ठीक है, तो आप इससे लॉजिक से भी क्या निकाल सकते हैं कि कैपेसिटर में करंट को लीड करेगा। अगर मैं बोलूं कि ये अपने पास करंट है, करंट है, तो करंट लीड कर रहा, तो पोटेंशियल किधर होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए ईएमएफ इधर होना चाहिए कैपेसिटेंस में नीचे की तरफ, कितने से लीड कर रहा, पाई/2 से। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आई बेटा, ये बता देता हूं। इसको ग्राफ के फॉर्म में भी अगर मैं रिप्रेजेंट करूं बेटा, ग्राफ के फॉर्म में भी, साइन वाले कर्व में भी, ये टाइम लिख दिया, ये अपना ग्राफ v और i दोनों लिख देते हैं हम लोग। तो मान लो ग्राफ के फॉर्म में भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अगर ये मेरा पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल का कर्व है, v का कर्व है, ठीक है, तो करंट क्या होगा, करंट लीड कर रहा, कितने से, 90 डिग्री से लीड कर रहा, तो 90 डिग्री से करंट लीड कर रहा, और करंट की वैल्यू v से कम तो कम ही होगी। क्यों कम होगी सर v से, क्योंकि v क्या है, v है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ये होगा अपने पास करंट का ग्राफ। ठीक है, आइए कॉपी कर लीजिए बेटा, नोट करके देखना, अपने पास एक्सएल क्या था, ओमेगा एल, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी विथ विच द एसी करंट इज ऑसिलेटिंग, एक्सी क्या है बेटा, 1/ω c। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि अगर ओमेगा की वैल्यू जीरो हो जाए, ये कब होगा, डीसी करंट में होगा, डीसी करंट में होगा। डीसी करंट के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, डीसी करंट के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, ठीक है, डीसी करंट के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, तो डीसी करंट के लिए ओमेगा की वैल्यू जैसे ही आप जीरो कर दे तो एक्सएल की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई ना बेटा, यानी कि फॉर डीसी करंट, फॉर डीसी करंट, फॉर डीसी करंट इंडक्टर will not offer, will not offer any resistance। ठीक है, अगर एक्सी की बात करें बेटा तो 1/x ओमेगा है ये, यानी फॉर डीसी करंट अगर हम लोग लिखें तो एक्सी करंट, डीसी करंट के लिए ओमेगा की वैल्यू जीरो, यानी एक्सी की वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट, यानी यानी कैपेसिटर विल ऑफर, विल ऑफर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस फॉर डीसी सोर्स। समझा क्या, तो याद करने का बेटा मैं बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूं कि किसमें क्या याद रखना है, कि कौन लीड करता है। अपने को पता है रेसिस्टेंस से तो कोई टेंशन ही नहीं, रेसिस्टेंस हमेशा इन फेज विथ करंट रहेगा, V इज इक्वल टू IR होता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें बेटा, अगर हम लोग बात करें, एक टर्म बता रहा हूं मैं, VLIC, ये आपको याद करने में बहुत काम आएगा, ये इसको याद रखना, ये आपको वोल्टेज लीड और लैग बताने में बहुत हेल्प करेगा। VLIC, VLIC, V stands for what, वोल्टेज, तो वोल्टेज लीड करेगा किसमें, L stands for इंडक्टर, ठीक है, I stands for what, करंट, करंट लीड करेगा, C stands for what, कैपेसिटर। ठीक है, तो किसमें क्या लीड करता है, ये सवाल में कई बार अपने को कंफ्यूजन क्रिएट करने लगता है, तो हमेशा क्या याद रखे, VLIC,
VLIC क्या वोल्टेज लीड करेगा किसमें, इंडक्टर में, और करंट लीड करेगा किसमें, कैपेसिटर में। आप इसको इस लॉजिक से भी याद कर सकते हैं कि कैपेसिटर में t इक्वल टू 0 पे करंट मैक्सिमम फ्लो करता है, यानी वो वोल्टेज से लीड करेगा, बट इंडक्टर में t इक्वल टू 0 पे कोई करंट फ्लो नहीं करता है। अगर कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो वोल्टेज लीड कर जाएगा, करंट लैग कर जाएगा। क्या समझ में आया? तो एलआर सर्किट अपन देख रहे हैं, इंडक्टर है, रेसिस्टेंस है, ये है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अपने पास करंट इधर से जाएगा बेटा, आई जाएगा, है ना, आई जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंसेस भी आएंगे। ठीक है, करंट जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, एक और पार्ट बेटा अभी अभी हम लोगों ने सीखा है। क्या सीखा है सर? कि इसके अक्रॉस जो अपने पास रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये हम लोग सीखे हैं। कितना होगा बेटा, हम लोग जानते हैं ये होगा एक्सएल के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, ओमेगा एल के बराबर होगा। ठीक है, आइए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। अपने को पता है रेसिस्टेंस के लिए करंट बिल्कुल सेम रहेगा, रेसिस्टेंस और करंट, और उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल भी आप लिख सकते हैं, जो कि पोटेंशियल अक्रॉस क्या है, रेसिस्टेंस है, और दोनों सभी फेज में रहेंगे। अच्छा, इसके लिए अगर हम लोग लिखें पोटेंशियल अक्रॉस एक्सएल या एल लिखें, वो कितना होगा, पोटेंशियल अक्रॉस एल लिख रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, ये आई इंटू एक्सएल के बराबर है। ठीक है, और यहां पर जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, आई इंटू आर के बराबर है। ठीक है, अब देखो, मैंने करंट से, जो करंट अपना हमेशा हम लोग यहां पे रखेंगे, करंट, करंट से वोल्टेज को लीड करता हुआ बनाया, कितना, पाई बाई 2 से लीड करता हुआ बनाया, बनाया है ना। अगर दोनों का रिजल्टेंट अपने को निकालना हो बेटा, तो दोनों को, इसे क्या फेजर डायग्राम बोलते हैं, ये जो हम लोग बना रहे हैं ना, इसे फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो अगर दोनों को हम लोग बनाए, तो अपने पास एक्सेल कहीं यहां पर है मान लो, या पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, और इधर पे कहीं पे अपने पास पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा फेजर डायग्राम से, ये अपने पास है VL, VL को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू एक्सएल, और ये है I इंटू आर, ये है अपने पास फेजर डायग्राम का फाई। ठीक है, फाई। तो इसका नेट रेसिस्टेंस अगर मैं बोलूं बेटा आपको निकालने के लिए, देखो आई इधर क्या है आर, और इधर है एक्सएल, तो अगर नेट रेसिस्टेंस जेड इज द नेट रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग इंपिडेंस ऑफ द सर्किट बोलेंगे, तो ये कितना आएगा, ये आया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। जेड क्या है, जेड को हम लोग क्या नाम दिए, इंपिडेंस ऑफ द सर्किट, इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। अच्छा, ये भी अपने को पता चल गया। तो टेन फाई अगर मैं बोलूं बेटा, टेन फाई कितना होगा, आई आई कैंसल आउट हो जाएगा, टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर आएगा, टेन फाई इज इक्वल टू। करंट अगर हम लोग बोले कितने से लैग कर रहा होगा, इन केस ऑफ व्हाट, इंडक्टर, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव से लैग कर रहा होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव से लैग कर रहा होगा। समझ में आया क्या? इन सीरीज, इन सीरीज एलआर सर्किट, एलआर सर्किट अपने पास सीरीज में है, जिसमें एल की वैल्यू, इंडक्टर की वैल्यू 35 मिली हेनरी है, और रेसिस्टेंस की वैल्यू 11 ओम है। एक वेरिएबल सोर्स ईएमएफ है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी आरएमएस दिया है, तो वी आरएमएस से वी नॉट कैसे निकालना चाहिए, अपने को आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी दिया, फ्रीक्वेंसी से आप ओमेगा बता सकते हैं। तो आपको करंट एंड फेज डिफरेंस कितना है वोल्टेज एंड करंट में, वो बताना है। ठीक है, ट्राई करिए बेटा, मैं बोला था। आ जाओ, इस सवाल में देखो बेटा, अपने पास करंट निकालना, तो आई क्या होता है, करंट अपने को अगर पता है, आई इज इक्वल टू होगा वी नॉट माइनस डिवाइडेड बाई जेड, जेड क्या है, इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो जेड कैसे निकालते हैं हम लोग, जेड कैसे निकालते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जेड कैसे निकालते हैं सर, जेड तो होता है एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा सर, आर तो मुझे पता है, एक्सएल नहीं पता। एक्सएल क्या होता है बेटा, ओमेगा इंटू एल होता है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू एफ इंटू एल होता है। एल है अपने पास दिया हुआ 35 मिली हेनरी, 10⁻³ मिली को कन्वर्ट कराने के लिए, तो ये हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग, इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 50, इंटू ये आया 35 इंटू 10⁻³
तो इससे देख रहा है मुझे 7 पंचे 35, 5 आ गया। ये आ गया अपने पास 100, है ना। तो 100 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 10 का पावर ऑफ -3। तो 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 11 आ गया इस पूरे का सिंप्लीफाई करके ओम। तो z की वैल्यू निकल गई, है ना, z निकल गई। ठीक है, तो z निकल गया। वी नॉट निकालना है बेटा अपने को। वी नॉट और वी आर एम एस क्या पता है अपने को, वी नॉट अपॉन √2 किसके बराबर होता है, वी आर एम एस के बराबर होता है। तो वी आर एम एस कितना हो गया, या वी नॉट अपन वी आर एम एस तो दिया ही हुआ है 220 इंटू √2, ये आ गया। z की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 11। सॉरी ये एक्सेल है ना, सॉरी 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 बेटा, ये तो एक्सेल है। z की वैल्यू आप निकालें, देयरफॉर z की वैल्यू निकालें। z की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्सेल की वैल्यू 11 का स्क्वायर, r की वैल्यू भी है 11 का स्क्वायर, यानी ये आया 11√2। तो z की वैल्यू 11√2 आया। तो करंट की वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर I इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड। और आई गेस मुझे दिख रहा है √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। I की वैल्यू 220 इंटू √2 अपॉन 11√2। तो √2 कैंसिल आउट हो गया और यहां पे दिख रहा मुझे ये 20 एम्पियर आ गया। चलो बहुत बढ़िया, करंट आ गया। अब फेज डिफरेंस निकालते हैं। 10 इज इक्वल टू कितना आता है बेटा, 10 इज इक्वल टू कितना आता है अपने पास, एक्सएल अपॉन आर के बराबर, है ना। एक्सएल की वैल्यू भी 11 है, आर की वैल्यू भी 11 है, तो कितना आया ये 1, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। यानी कि और बताओ, और बताओ एलआर सर्किट में कौन लीड करता है। अपने को पता है कि वीएलआईसी होता है, वीएलआईसी होता है। इंडक्टर दे दिया तो इंडक्टर में कभी करंट, वोल्टेज तो लीड, क्या बोलते हैं, करंट तो लीड करेगा ही नहीं। मतलब देयरफॉर करंट लैग बिहाइंड, बिहाइंड वोल्टेज बाई 45 डिग्री। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया क्या बेटा।